हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। मूड डिसऑर्डर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जिस पे आपने ध्यान देना है, एक है इफेक्ट और दूसरा है अफेक्ट। एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाला जो वर्ड है साइकोलॉजी में, इसका मतलब होता है इमोशंस। तो मूड डिसऑर्डर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है हम इमोशन से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। और इफेक्ट ऑफ अफेक्ट मतलब हमारे ऊपर इमोशंस का क्या इफेक्ट होता है मूड डिसऑर्डर में, उसके ऊपर बात होगी। तो पहले शुरू करते हैं कि द वर्ड इफेक्ट इज यूज टू मीन इमोशन और मूड। और मूड डिसऑर्डर का मतलब जब हमारे मूड में, हमारे इमोशंस में डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, इसको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना बिल्कुल। अफेक्टिव मतलब कि इमोशनल डिसऑर्डर्स हो गए हैं। जैसे एक ह्यूमन इमोशंस में काफ़ी सारी टाइप की इमोशंस मिलती है, कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी नॉर्मल, कभी डिस्पेयर। बहुत सारी टाइप की इमोशंस है। और यूजुअली नॉर्मली हमारा जो पूरे दिन में जो वो होता है कि हम एक नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, हैप्पी सैड भी होते हैं तो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होते जितना जिससे हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ सके। लेकिन अगर इतना ज़्यादा कभी एक्सट्रीम मूड हो जाए और वो इतने लंबे टाइम तक के लिए हो जाए कि आपकी जो डे टू डे फंक्शनिंग के जो आपके काम है आप वो ना कर पाओ, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। और जैसे कि ह्यूमन इमोशंस में डीप इंटेंस सैडनेस होती है, डिस्पेयर होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, इलेशन होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि हम दो एक्सट्रीम्स के बीच में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा डीपली सैड के सेंटर में होते हैं। मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही एक्सट्रीम हो गए सैड या बहुत ही एक्सट्रीम हम हैप्पी हो रहे हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम नॉर्मल रहने की, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को। डिसऑर्डर के केस में क्या होता है कि हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। वो एक्सट्रीम अब हैप्पी की साइड भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम सैडनेस की साइड भी हो सकता है। हैप्पी की साइड होता है या सैडनेस की साइड होता है, उस हर एक केस में कोई ना कोई डिसऑर्डर हमें हो जाता है। और वो ऐसे पता चलता है कि हमें वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक फिर परेशान करती है। मूड डिसऑर्डर्स कैन बी रिलेटिवली माइल्ड और मॉडरेट। माइल्ड से लेके मॉडरेट तक भी हो सकते हैं मूड डिसऑर्डर्स। स्ट्रेइंग ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। तो जो माइल्ड और मॉडरेट वाले होते हैं, जो डिप्रेशन की साइड होते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा जो है डिप्रेस या सैड, सैड तो नहीं कहेंगे, डिप्रेस बोलेंगे, क्योंकि सैड होता है जब हम थोड़े टाइम के लिए सैड होते हैं, लेकिन डिप्रेशन होता है जब हम बहुत ही लंबे टाइम के लिए सैड है। मतलब कुछ महीनों तक हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, सैडनेस में है, और हम कोई काम नहीं कर पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा। उस केस को हम, उस कंडीशन को डाइस्थीमिया बोलते हैं, डाइस्थीमिया। और जो दूसरा टाइप का होता है मूड स्विंग, जिसमें हम कभी सैड होते हैं, कभी इलेटेड, मतलब बहुत खुश हो गए हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है साइक्लोथीमिया। तो डाइस्थीमिया और साइक्लोथीमिया, ये दो कंडीशंस हैं जो हमारे मूड के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इमोशंस का एक यहाँ पे इन्होंने एक वो बताया हुआ है कॉन्टिन्यूम, कि कैसे हमारे इमोशंस एक्सट्रीम से लेके नॉर्मल फिर एक्सट्रीम तक जा सकती हैं। जैसे एक्सट्रीम सैडनेस, फिर माइल्ड सैडनेस हो गई, फिर नॉर्मल इमोशंस हो गई, फिर माइल्ड इलेशन मतलब हैप्पीनेस, और एक्सट्रीम इलेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। तो अगर डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर के केस में हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा इस तरफ रहते हैं, या इस तरफ हैप्पी साइड में, या फिर सैड की साइड में। मतलब मोस्टली नॉर्मल कंडीशंस में हमारे इमोशंस इस एरिया में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम ना तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि अपना काम छोड़ दें सारा, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि हमसे कुछ हो नहीं रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में हम इस कॉन्टिन्यूम के इतने हिस्से में रहते हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ चले गए हैं और काफ़ी टाइम तक हम इस कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या हम इस तरफ चले गए और इस कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उस केस में फिर वो डिसऑर्डर्स में माना जाता है। अब शुरुआत जैसे इन्होंने डिप्रेशन से किया है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा इस साइड पे,
सैडनेस की साइड पे होते हो कि आपको इतनी प्रॉब्लम होती है डे टू डे लाइफ की, काम करने में, उठने में प्रॉब्लम होती है, सुबह उठने में, कोई तो अपने आप को तैयार होने में भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कहीं जाना, कुछ करना, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि कोई जैसे वो सैड होते हैं, वो उदास होते हैं, तो बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है जो नहीं पता होता उन लोगों को, कि डिप्रेशन का मतलब है आप कम से कम 6 महीने तक ऐसी कंडीशन में हो कि आप अपने आप को देखना भी नहीं चाहते। सैडनेस जबकि कुछ भी नहीं होता, सैडनेस में तो आपका थोड़ी देर के लिए मूड खराब होता है। तो सैडनेस और डिप्रेशन दोनों वर्ड्स कभी भी सिनोनिमसली यूज नहीं करने चाहिए। डिप्रेशन का मतलब है कि आप इतने ज्यादा एक्सट्रीम साइड पे चले गए हो सैडनेस की, कि आपको हमेशा ही एक तो थका हुआ फील होता है, और आपको किसी काम में अच्छा नहीं लगता है, आपको सोने में भी प्रॉब्लम है, सुबह उठने में भी प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है, वेट में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग है, बहुत बहुत वर्थलेसनेस फील हो रही है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही है, और कैसे थॉट्स आ रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट सुसाइडल थॉट्स, वो सुसाइड के करने के थॉट्स आ रहे हैं, इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, तो इसको डिप्रेशन बोलेंगे। तो अगर आप इसकी कंडीशंस को देखोगे तो आप कभी भी सैड की जगह पे डिप्रेशन वर्ड यूज करना छोड़ दोगे अपने डेली लाइफ में। तो डिप्रेशन इज अ वेरी मेजर सीरियस डिसीज। ठीक है, सम पीपल विद दिस डिसऑर्डर आल्सो सफर फ्रॉम डिल्यूजनल थिंकिंग एंड मे एक्सपीरियंस हेलुसिनेशंस। डिल्यूजनल थिंकिंग मीन्स दे आर थिंकिंग विद समथिंग विच इज नॉट रियल। डिल्यूजनल का मतलब है कुछ ऐसी चीजें वो सोच रहे हैं जो कि सच में है ही नहीं है, उनको लग रहा है कि लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं, या उन सब लोग उनको वर्थलेस मानते हैं, उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। डिल्यूजनल हो गई है थिंकिंग, डिल्यूजनल विच हैज नो प्रूफ और नो वैलिडिटी, डिल्यूजनल थिंकिंग। and they may also experience hallucinations. Hallucination means, they can see some things or they can hear some things which are not and real. उनको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो रियल में नहीं है, उनको सुनाई देगा, उनको ऐसा फील होगा कि कुछ सुनाई दे रहा है उनको, या उनको दिख रहा है जो नहीं है। तो डिप्रेशन कैन बी वेरी सीरियस, इट इज नॉट दैट कि इट इज जस्ट ओनली सैडनेस, दिस डिसीज कैन बी वेरी सीरियस। मेजर डिप्रेशन जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोज्ड मूड डिसऑर्डर, मतलब कि मूड डिसऑर्डर्स में से मेजर डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है, और ज़्यादातर ये वुमेन में मिलता है, मेन से ज़्यादा इट इज़ मतलब ट्वाइस है, मतलब दुगना है, वुमेन में दुगना मिलता है ये। Many possible explanations have been proposed for this gender difference, including different hormonal structure. अब इसका जेंडर डिफरेंस का क्या रीज़न है? मे बी हार्मोनल स्ट्रक्चर की वजह से है, जैसे वुमेन के केस में स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देन हार्मोनल चेंजेस, और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद, मेनोपॉज के बाद, बहुत सारे बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो उनका भी एक रीज़न, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि मूड डिसऑर्डर वुमेन के केस में ज़्यादा मिलते हैं। और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस इन जनरल इतना ज़्यादा रोल नहीं माना गया है, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा अभी स्टडीज चल रही हैं कि इतना ज़्यादा क्यों है डिफरेंस मेल और फीमेल के डिप्रेशन के रेट्स में। Studies have also found that degree of differences between male and female rates of depression is decreasing and is non-existent in college students and single adults. कॉलेज स्टूडेंट्स में ये डिफरेंस आपको बहुत कम मिलेगा, और सिंगल एडल्ट्स हैं तो भी ये डिफरेंस कम मिलेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रेगनेंसी या इस तरह की चीज़ों से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है। और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, करियर किस तरह का, आपको तो पता ही है कि जैसे एक करियर की वजह से कितने ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, कि करियर में इतना स्ट्रेस होता है उनके, या फिर अगर मैरिज लाइफ उनकी अच्छी ना हो, या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, तो ये सोशल फैक्टर्स तो खैर होते ही हैं। तो मूड डिसऑर्डर्स के बाद आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये कौन सा वाला है? जिसमें हमारा मूड सिर्फ सैड में नहीं रहेगा, इसमें सडनली हमारा मूड हैप्पी भी हो जाता है, और वो इतना हैप्पी एक्सट्रीम हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब मेजर डिप्रेशन इज समटाइम, हाँ, डिप्रेशन को आप यूनिपोलर बोल सकते हो क्योंकि वो एक ही साइड पर रहता है पोल के। बाइपोलर मीन्स आइदर यू आर वेरी सैड और यू आर वेरी 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 हैप्पी, और ये इतना हैप्पी होता है कि आप अपने पैसे उड़ाने शुरू कर दोगे, आप ऐसे प्लान्स बनाने शुरू कर दोगे कि जो रियल में होंगे, हो ही नहीं सकते पॉसिबल। सो व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम सीवियर मूड स्विंग, ऑल गो अवे फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन टू मैनिक एपिसोड्स। मतलब मैनिक एपिसोड मतलब ऐसे 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 बिहेव करते हैं जैसे मेनिया होता है, जैसे
मतलब पागलपन हो जाता है, उस टाइप से बिहेव करते हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, तो इनको बाइपोलर बोला जाता है। जैसे, और ये होता नहीं, एक दो दिन में नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है हमारी तरह नॉर्मली हम कभी खुश हैं कभी सैड है। इट इज़ लाइक दिस कि 6 महीने आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में हो और अगले 6 महीने आप इतने ज़्यादा हाई हो कि मतलब इट इज़ फॉर सो लॉन्ग, इतना लंबा टाइम होता है 6 मंथ्स का। एंड मीनिंग दैट इमोशन साइकिल बिटवीन टू पोल्स ऑफ पॉसिबल इमोशन। बाइपोलर इसीलिए आप पोल के दोनों साइड पे ट्रेवल कर रहे हो, एक्सट्रीम सैडनेस पे भी और एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी। साल के 6 महीने आप इस साइड हो, बाकी 6 महीने आप इस साइड हो, दैट इज वाई बाइपोलर। So unlike mild or moderate mood disorder, there is usually no external cause for the extreme up and downs. तो इसमें कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है कि आपके कोई सोशल फैक्टर्स हैं या कुछ है, कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है। और जब ये सैड मूड की तरफ होते हैं तब इनमें और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में ना डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका जो सैड वाला साइड, जो पोल की सैड वाला साइड वाला जो उनका टाइम होता है ना, जब ये सैड होते हैं काफ़ी दिनों तक, तो वो बिल्कुल ही सेम वैसे करते हैं जैसे कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है। लेकिन पता कैसे चलता है कि ये डिप्रेशन नहीं है थ्रू आउट, ये बाइपोलर है? क्योंकि कुछ महीनों बाद वो वापस हैप्पी वाले मूड पे आ जाते हैं, वो एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं। उनको हम मेनिक एपिसोड बोलते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। दीज मेनिक एपिसोड, द पर्सन इज एक्सट्रीमली हैप्पी और यूफोरिक। यूफोरिक होता है जब किसी को कोई बहुत टाइम से कोई चीज़ ढूंढ रहा हो, उसे वो मिल जाए विदाउट एनी रियल कॉज, उसके पीछे कोई कॉज नहीं होता। वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, इरिटेबल होते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स ध्यान आ रहे हो तो हमने ADHD के बारे में पढ़ा था ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसी से मिलते हैं सारे, जो बच्चों को होते हैं कि एक जगह बैठ ना पाना, इरिटेट होना, इनएबिलिटी टू एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, इतनी एनर्जी होती है। और दूसरे लोग सोचते हैं कि बहुत सिली लगता है उनको देख के कि ये क्या क्या कर रहे हैं ये, और अगर उनको रोका जाए ना तो फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमें क्यों रोक रहे हैं, हमें अपने, वो प्लान बना लेते हैं घूमने फिरने का कि हम 6 महीने तक पूरा वर्ल्ड टूर कर लेंगे, ये कर लेंगे, पैसे उड़ा देंगे कसिनोज में जाके, तो इस तरह के प्लान्स बनाते हैं। और कोई उन्हें रोके तो फिर उनको बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है, उनके बोलने की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समझ में नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। एक ही टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे वो जंप करना शुरू कर देते हैं सडनली। पेशेंस लेवल एक तरीके से आप सोच लो जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं मैनिक एपिसोड। People in the manic state are very creative until they lack organization. Their lack of organization renders their attempt to be. अच्छा, एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव चीज है, बाई चांस अगर कोई पूछे कि इस स्टेट का पॉजिटिव साइड क्या है, इस स्टेट का पॉजिटिव साइड ये है कि इस स्टेट में ना वो बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं, उनके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, सिर्फ क्योंकि वो उस टाइम पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, तो वो आइडियाज को वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसका कुछ यूज नहीं कर सकते, तो वो सारे आइडियाज उनके यूजलेस चले जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें किससे मिलते जुलते लग रहे हैं? हमें मिलते जुलते लग रहे हैं ADHD से, जो जनरली बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों की अटेंशन डेफिसिट होती है और हाइपर एक्टिविटी होती है। तो क्या ये ऐसा कुछ है कि ये ADHD से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हो सकता है कि बचपन में जिसको ADHD है क्या वो बड़े होके बाइपोलर में कन्वर्ट हो सकता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी. There seem to be a connection between ADHD and the onset of bipolar disorder in adolescence, but only a small percentage of children go on to develop. तो there is a connection है, बट सिर्फ कुछ ही परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंस है जिसमें ये नज़र आया है कि जो पहले ADHD जिनको रहा होगा वो बड़े होके उनको बाइपोलर जैसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और बाइपोलर सिम्टम्स जो बाइपोलर के हैं उसमें क्या होता है कि इरेशनल थिंकिंग होती है, मेनिक सिम्टम्स होते हैं। इस टाइप का ADHD में यूजुअली नहीं होता है। ADHD में इरेशनल थिंकिंग नहीं होती है, वो कुछ इरेशनल सोच नहीं रहे होते कि हमें पैसे उड़ाने हैं या हमें चीज़ें बांटनी शुरू कर देनी है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। ADHD का जस्ट ये मतलब है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एक जगह बैठ नहीं पाते। बाइपोलर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और है कि वो बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाने शुरू कर देते हैं, बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, तो थोड़ा बाइपोलर और ज़्यादा ही उसमें इंक्लूडेड है चीज़ें। कंफ्यूजन क्यों होती है दोनों के बीच में? एक वर्ड की वजह से, दैट वर्ड इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। बाइपोलर वाले भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ADHD में तो हाइपर एक्टिविटी है।
So, in one recent study, researchers compared children diagnosed with bipolar disorder and ADHD to children diagnosed with ADHD only. अब किन दोनों दो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को कंपेयर करा है? एक तो वो वाला ग्रुप है जिनको दोनों प्रॉब्लम्स हैं, एक वो वाला ग्रुप है जिसको सिर्फ ADHD है। तो उनकी मेजर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस करी है और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए हैं काफ़ी सारे। तो उनको क्या मिला है? दे फाउंड दैट टू ग्रुप्स रिस्पॉन्डेड इन वेरी सिमिलर वेज, शोइंग द सेम डेफिसिट इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज। वैसे तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम आई है, जिनको बाइपोलर और ADHD दोनों थे और जिनको सिर्फ ADHD है, वैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया है दोनों ने सिमिलरली, क्योंकि उन दोनों में ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। तो उन्होंने जो चीज़ें अपने टेस्ट में लिखी है उनसे साफ दिख रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन ढंग से समझ में नहीं आई है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिस कर दी हैं। एक एक्सेप्शन उनको इसमें ज़रूर मिला है। The children with both disorders perform more poorly on one measure of processing speed when compared to children with only ADHD. तो एक एक्सेप्शन ये है कि एक मेजर ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड जो है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड है, उसमें उन लोगों ने ज़्यादा खराब किया है जिनको दोनों ही प्रॉब्लम्स थी। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन मिला है जब हमने दोनों को कंपेयर करा है रिसर्चर्स। द रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफन ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन विद बाइपोलर आर मोर लाइकली ड्यू टू ADHD rather than bipolar itself। तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो ADHD की वजह से है rather than bipolar। Children with bipolar disorder also seem to suffer from far more severe emotional and behavioral problems। अब ये यहाँ पे आपने चीज इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि जो बाइपोलर वाले बच्चे हैं उनमें इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम ज्यादा है। जो ADHD वाले हैं उनमें किस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है? उनमें जो डेफिसिट है इंफॉर्मेशन का, वो वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन सुनने में कमी हो जाती है, समझने में कमी हो जाती है। लेकिन जो बाइपोलर वाले हैं उनमें इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ये है आपका बाइपोलर। इससे पहले हमने पढ़ा मूड डिसऑर्डर। अब हम इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगी। तो वहां पे हम लोग कॉजेज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।